हाय स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आज हम चलते हैं क्लास 9th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड लेसन 1 डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड एंड दिस इज़ द 4th पार्ट ऑफ दिस लेसन। इससे पहले मैं 3 वीडियो और कर चुका हूं, अगर आप नहीं देखे हैं जाके यूट्यूब से देख लें। और यह चौथा वीडियो है। द टॉपिक इज 1.3 फेज इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। The two subtopic is the beginning and the end of the colonization. Students, before this, as you know that we have already learned the 3 topics of this lesson. हम लोगों ने कल पिछले वीडियो में किया था द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में किस तरह से आई और कैसे इटैब्लिश हुई। तो हम लोगों ने इसको कल पिछले वीडियो में देखा था, लेकिन वो केवल मैप ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। हमें इसको देखने के लिए और अच्छे ढंग से समझने के लिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है फेज इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द कॉलोनाइजेशन। तो अगर आपके पास बेटा बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 10 को ओपन कर लीजिए ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी इजीली समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं हम लोग पेज नंबर 10, फेज इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी द बिगिनिंग। आखिर स्टार्ट कैसे हुआ इसको हम देखते हैं। ओके, तो दिस मैप डू नॉट टेल अस मच अबाउट व्हाट हैपेंड बिफोर द 20th सेंचुरी। यानी कि जो ये मैप हमने कल पिछले वीडियो में कल मैप देखा था, वो मैप ज़्यादा मतलब नहीं बता पाती है 20th सेंचुरी के पहले की बातों को। द स्टोरी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी बिगेन एट लीस्ट 2 सेंचुरी एगो। अगर हम डेमोक्रेसी की स्टोरी की स्टार्ट करें या बात करें तो लगभग 2 सेंचुरी एगो की अगर हम स्टोरी देखें तो हमें डेमोक्रेसी के बारे में ज़्यादा समझ में आएगा। यू मे हैव रीड द चैप्टर ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस ऑफ 1989 इन द हिस्ट्री बुक ऑफ दिस कोर्स। अगर आपने क्लास 9th की हिस्ट्री के मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको 1789 में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसमें समझ में आएगा किस तरह से डेमोक्रेसी कंट्री में आई और विभिन्न देशों में डेमोक्रेसी कैसे स्टार्ट हुई, लोगों में डेमोक्रेटिक भावनाएं कैसे आई, इस सब तमाम बातों को हम देखेंगे। दिस पॉपुलर अपराइजिंग डिड नॉट इटैब्लिश एज अ सिक्योर एंड स्टेबल डेमोक्रेसी इन फ्रांस। और ये पॉपुलर अपराइजिंग देखेंगे हम लोग उसमें कि डेमोक्रेसी वहाँ पर ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी एक बार इटैब्लिश हुआ तो काफ़ी कंटिन्यू रहा, वो कई बार ओवरथ्रोन भी हुई है। डेमोक्रेसी इन फ्रांस वाज ओवरथ्रोन एंड रीस्टोर्ड सेवरल टाइम्स। यानी कई बार डेमोक्रेसी इटैब्लिश हुई, फिर उसको हटा दिया गया, फिर इटैब्लिश हुई, फिर हटा दिया। जैसे कि आपने कल मैप में पाकिस्तान का एग्जाम्पल हम लोगों ने कल पढ़ा था, वैसे बहुत सारे कंट्री का एग्जाम्पल आप बुक में देखेंगे तो मिलेगा आपको। येट द फ्रेंच रिवोल्यूशन इंस्पायर्ड मैनी स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी ऑल ओवर द यूरोप। और इस प्रकार हालांकि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन से एक तरह लोगों को सीख मिली कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी को हम ला सकते हैं, इसको हम लोगों ने देखा था। ओके, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कम एक चीज़ सीख मिली कि डेमोक्रेसी के लिए किस तरह से लोग इंस्पायर्ड हुए, किस तरह से लोगों में डेमोक्रेसी के प्रति जो है प्रेम जगा। इन ब्रिटेन, अगर हम ब्रिटेन की बात करें, द प्रोग्रेस टुवार्ड्स डेमोक्रेसी स्टार्टेड मच बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत पहले ही वहाँ डेमोक्रेसी के लिए जो है प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुका था। बट द प्रोग्रेस वाज वेरी स्लो, लेकिन ये प्रोग्रेस जो था बहुत ही स्लो था। थ्रू आउट द 18th एंड द 19th सेंचुरी सीरीज ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स रिड्यूस द पावर्स ऑफ मोनार्की एंड फेडरल लॉर्ड्स। और हम देखे थे 18 और 19th सेंचुरी में कि जो बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी घटनाएं जो हुई थी, जो पॉलिटिकल रिड्यूस की मोनार्कियल सिस्टम की, जो राजतंत्र था उसके पावर को धीरे धीरे जो है रिड्यूस की। और एक तरह से कहते हैं फेडरल जो लॉर्ड्स जो कि मतलब वंशानुगत जो शासन सत्ता थी उसे कम करने में मदद मिली। द राइट टू वोट वाज
ग्रांटेड टू मोर एंड मोर पीपल, और इस प्रकार वोट देने का अधिकार अधिक से अधिक लोगों को प्रोवाइड की गई इस स्ट्रगल के माध्यम से। अराउंड द सेम टाइम एज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द ब्रिटिश कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट इन 1776। अगर हम देखें यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनीज थी अलग अलग नॉर्थ अमेरिका में, वे अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिए 1706 में। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स दीज कॉलोनीज केम टुगेदर टू फॉर्म अ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और काफ़ी अगले साल मतलब नेक्स्ट ईयर जो है ये जो कॉलोनीज थी वो एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हुए और एक यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिश किए, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसको यूएसए भी कहा जाता है। दे एडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1787, और ये एक तरह से गणतांत्रिक संवैधानिक देश की इस्टेब्लिश की आपको 1787 ईस्वी में। बट हियर टू द राइट टू वोट वाज लिमिटेड टू अ वेरी फ्यू मैन, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि 100% डेमोक्रेसी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वोट देने के राइट सबको नहीं था। कुछ ही पर्सन थे जिनको वोट देने के राइट था, जिनको वोट अलाउ मतलब था। इन द 19th century द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी ऑफन सेंटर्ड अराउंड द पॉलिटिकल इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस। हालांकि 19th सेंचुरी में यह स्ट्रगल जारी रहा। डेमोक्रेसी तो लगभग हो चुकी थी, बट वहाँ पर पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी कि राजनीतिक असमानता या फ्रीडम आज़ादी और जस्टिस न्याय के लिए। वन मेजर डिमांड वाज राइट फॉर द एवरी एडल्ट सिटीजन टू वोट, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिमांड के लिए स्ट्रगल चल रही थी कि सभी एडल्ट सिटीजन को वोट देने के राइट दिए जाएं। ओके, इन सम कंट्रीज ओनली पीपल ओनिंग प्रॉपर्टी हैड राइट टू वोट, और ऐसे बहुत सारे कंट्री था जहाँ पर केवल उन्हीं लोगों को वोट देने के अधिकार थे जो जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जिनके पास धन हुआ करता था, ये जो टैक्स पे करते थे। ऑफन वोमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, हालांकि वहाँ पर वुमेन को भी वोट देने के राइट उस समय तक नहीं थे। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द ब्लैक्स ऑल ओवर द कंट्री कुड नॉट एक्सरसाइज द राइट टू वोट अंटिल 1965, यानी कि 1965 तक जो वैसे था वहाँ के जो ब्लैक लोग थे वे पूरे कंट्री में उन्हें वोट देने के राइट 1965 तक नहीं था। स्ट्रगलिंग फॉर डेमोक्रेसी वांटेड दिस राइट ग्रांटेड यूनिवर्सली टू ऑल एडल्ट्स, मेन और वुमेन, रिच और पुअर, वाइट एंड ब्लैक्स, यानी कि सबसे डेमोक्रेसी में वहाँ पर जो यूनिवर्सली यानी कि सभी लोगों को, चाहे वो मैन हो या फीमेल हो, रिच हो या पुअर हो, सभी लोगों को, ऑल एडल्ट्स को जो है वोट देने के राइट जो है डिमांड की गई थी। द बॉक्स ईयर, यहाँ पर कुछ बॉक्स दिया हुआ है जहाँ पर ये शो कर रहा है कि कब किस कंट्री में जो है सबको वोट देने का राइट दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप इसको नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में कि किस कंट्री में कब कब वोट देने के राइट्स जो है दिया गया था। जैसे मैं कुछ का नाम पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पर। न्यूजीलैंड 1893, रसिया 1917, जर्मनी 1918, नीदरलैंड्स 1919, ब्रिटेन 1928, श्रीलंका 1931, टर्की 1934, फ्रांस 1944, जापान 1945, इंडिया 1950, अर्जेंटीना 1951, ग्रीस 1952, मलेशिया 1955, ऑस्ट्रेलिया 1962, यूएस 1965 एंड स्पेन 1978 एंड साउथ अफ्रीका 1994। ये वो कंट्री का नाम था जिस लिस्ट के अकॉर्डिंग कि जब उन्होंने सफरेज मूवमेंट को यानी कि सफरेज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड किया था ऑल पर्सन के लिए। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग एक एज लिमिट होता है, उस एज के जो क्रॉस कर जाता है वो सभी पर्सन्स को, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, रिच हो, पुअर हो, ब्लैक हो, वाइट हो, सभी लोगों को वोट देने की राइट प्रोवाइड कराई जाती है। यानी कि यहाँ पर आप किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती है। ओके, एज यू कैन सी बाय 1900 न्यूजीलैंड वाज द ओनली कंट्री वेयर
एवरी एडल्ट हैड वोटिंग राइट। यहाँ पर आप देखें कि न्यूजीलैंड ही एक ऐसा कंट्री था जो 1900 के स्टार्टिंग में मतलब उससे पहले वोट देने के राइट्स जो है सबको प्रोवाइड कराया था। बाकी कंट्री आपको 1900 के बाद ही सभी लोगों को वोट देने के राइट जो है प्रोवाइड कराई थी। बट इफ़ यू गो बैक ऑन द मैप, अगर आप मैप में देखेंगे तो यू कैन सी मेनी अदर्स कंट्री आर मार्क्ड एज डेमोक्रेसीज बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बहुत सारे कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में मैप में दिखाया गया है, बट वहाँ सभी लोगों को वोट देने के राइट उस समय तक नहीं थे। दिस कंट्री हैड बाई देन गवर्नमेंट इलेक्टेड अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपुल। हालांकि उस समय उस कंट्री में केवल कुछ ही महत्वपूर्ण लोग जो है वोट देने का राइट रखते थे। मोस्टली मेन एंड हैड ग्रांटेड पॉलिटिकल फ्रीडम इन द सम मेजर्स। अर्ली डेमोक्रेसी वेयर इटैब्लिश्ड इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका। ओके, तो हम आगे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है एंड ऑफ कॉलोनाइजेशन। किस तरह से कॉलोनाइजेशन का अंत हुआ, किस तरह से कॉलोनीज जो कि औपनिवेशिक शासनकाल जो कहते हैं वो कैसे अंत हुआ, आइए हम इसको देखते हैं। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मोस्ट कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका वेयर कॉलोनीज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियन नेशंस। यानी कि अगर हम बात करते हैं 19th सेंचुरी की या फिर बिगिनिंग सेंचुरी की बात करते हैं, तो एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जो यूरोपियन देशों द्वारा कंट्रोल हुआ करते थे। यानी कि यूरोपियन कंट्री का कॉलोनीज हुआ करते थे एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री। पीपुल ऑफ द कॉलोनाइज कंट्रीज हैज टू वेज स्ट्रगल टू अचीव इंडिपेंडेंस। और जो कॉलोनाइज कंट्री थे, जो औपनिवेशिक देश थे, वे बहुत प्रयास करते थे, बहुत स्ट्रगल करते थे, संघर्ष करते थे इंडिपेंडेंट को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। दे नॉट ओनली वांटेड टू गेट रीड ऑफ देयर कॉलोनीज मैटर्स बट आल्सो विशेस टू चूज देयर फ्यूचर लीडर्स। यानी कि केवल वो कॉलोनीज जो कंट्री थे, मास्टर थे, उससे ही नहीं आज़ादी चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि हम अपने लिए किंग जो है, राजा जो है, खुद से इलेक्ट करें, खुद से लीडर अपना चुनें। आवर कंट्री वाज वन ऑफ द फ्यू कॉलोनीज वेयर पीपुल कैरिड अ नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू लिबरेट द कंट्री फ्रॉम द कॉलोनीज रूल। और हमारा भी कंट्री उसी में का एग्जाम्पल है, जहाँ पर हमारे नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी नेता बहुत स्ट्रगल किया अपने कंट्री को लिबरेट करने के लिए और आज़ादी कराने के लिए। मैनी ऑफ दिस कंट्री बिकम डेमोक्रेसी immediately after the end of the Second World War in 1945. India achieved independence in 1947 and embarked on his journey to transfer itself from a subject countries to a democracy. और उसी प्रकार बहुत सारे कंट्री को 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंडिपेंडेंस मिल गई थी, और हमारे भी कंट्री को 1947, एज यू नो दैट, कि हमारे कंट्री को भी आज़ादी 1947 में मिल गई थी। इट कंटिन्यू टू बी डेमोक्रेसी, और ये जो है कंटिन्यू रहा डेमोक्रेसी के लिए। मोस्ट फॉर्मर कॉलोनीज डिड नॉट हैव सच अ गुड एक्सपीरियंस इन द केस ऑफ घाना एक कंट्री है आपको वेस्टर्न अफ्रीका की। वहाँ पर इल्स्ट्रेट्स द मोर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ फॉर्मर कॉलोनीज। घाना यूज टू बी ब्रिटिश कॉलोनीज नेम्ड गोल्ड कोस्ट। और घाना जो है, घाना को ब्रिटिश कॉलोनी जो था, ब्रिटिश गवर्नमेंट था, उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जानते थे। इट बिकम्स इंडिपेंडेंस इन 1957, और यह 1957 में इंडिपेंडेंस हो गया। इट वाज एमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन अफ्रीका टू गेन इंडिपेंडेंस, और यह अफ्रीका की सबसे पहली कंट्री जो था वो आज़ादी गेन किया। इट इंस्पायर्ड अदर्स अफ्रीकन कंट्री टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और दूसरे जो अफ्रीकन कंट्री थे उसके लिए एक इंस्पायर्ड का काम किया, जो स्ट्रगल के इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किए। जैसे उसमें कुछ कंट्री का नाम है क्वेम न्यूरुमा नक्रुम, इनक्रुमा पढ़ सकते हैं इसको। सन ऑफ अ गोल्ड स्मिथ एंड हिमसेल्फ अ टीचर वाज एक्टिव द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल इन द कंट्रीज। जो ये नेम है वो एक गोल्ड स्मिथ थे और वो एक टीचर थे
जो खुद टीचर थे, जो कि क्या किए, इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारे स्ट्रगल किए। आफ्टर इंडिपेंडेंस नुक्रम became a first prime ministers and then the president of Ghana। और आज़ादी के बाद पहला जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। देन द इंडिपेंडेंस ऑफ घाना, जब इंडिपेंडेंस हुआ तो ही वाज द फ्रेंड ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड एन इंस्पायरेशंस ऑफ डेमोक्रेट्स ऑफ इन अफ्रीका, बट अनलाइक नेहरू ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, यानी कि पूरे जीवन तक वो प्रेसिडेंट वहाँ इलेक्टेड होते रहे। सून आफ्टर इन 1966 ही वाज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री, और फिर वहाँ पर 1966 के बाद क्या हुआ, वो मिलिट्री द्वारा वहाँ की डेमोक्रेसी को उखाड़ फेंक दिया गया। लाइक घाना मोस्ट कंट्री ऑफ दैट बिकेम डेमोक्रेसी आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस हैज़ अ मिक्स्ड रिकॉर्ड, दे कुड नॉट रिमेन डेमोक्रेसी फॉर अ लॉन्ग। ऐसे घाना की तरह बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होने के बाद मिलिट्री द्वारा उसको उखाड़ फेंक दिया गया, और कई बार वहाँ पर क्या हुआ, फिर रीएस्टेब्लिश हुआ डेमोक्रेसी, और बार बार उसको उखाड़ा गया, बार बार वहाँ से डेमोक्रेसी को हैक करते गया। तो हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।